गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं दिव्या आप सभी की श्री कृष्णा लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। हम हमारा पढ़ रहे थे हिंदू लॉ, तो हम अपना हिंदू विधि आगे से जो कल तक हमने पढ़ा था, पहले हम वो देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था और फिर हम हमारा आगे से अब शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमने मेनली कल पुरानी क्लास में ये देखा था कि हम हिंदू कौन होता है और उनमें कौन कौन सी विधि कहाँ कहाँ किस किस पे हिंदुओं पे लागू होंगी वो देखा था। और दूसरा हमने अपना थोड़ा बहुत स्रोत का दो पढ़ा था, जिसमें हम मेनली बात की थी कि स्रोत दो टाइप के होते हैं, एक प्राचीन होता है और कुछ आधुनिक स्रोत होते हैं हमारे हिंदू लोग के, हिंदू विधि के। प्राचीन में क्या श्रुति है, स्मृति है, तीसरा आपका आता है भाष्य और टीकाएं, और चौथा आपका आता है रूढ़ियाँ और प्रथा। तो हमने क्या बात की थी कि श्रुति क्या होती है और स्मृति क्या होती है। श्रुति में पहले आप बात करोगे तो श्रुति है कि जो अपन ने ऋषि मुनियों ने जो भी इतना यज्ञ करके और उनका ऐसे बोलते थे कि उन्होंने इतना तप किया है और इतना सब कुछ किया है कि वो भगवान की, ईश्वर की बातें डायरेक्ट वो बता सकते थे। तो श्रुतियों को आप वेद भी बोल सकते हो। उन्होंने हमारे श्रुतियों को 4 मेन वेदों में बताया आपके कि क्या क्या आपका हिंदू विधि में क्या लागू होगा और क्या आप हिंदू विधि से समझते हैं या फिर हिंदुओं को क्या चीज़ पालन करना चाहिए। तो उन्होंने एक तरीके से अपने 4 वेदों में ये बताया हुआ है। फिर हमारे आती है सेकंड स्मृति। स्मृति है कि जो लिपिबंध जो हो चुका है उनको हम स्मृति बोलते हैं। स्मृति में क्या आता है कि मेन 3 टाइप की अपनी स्मृति थी, मनुस्मृति, यजुर्वेद की स्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति में बेटे को ही ज़्यादा राइट्स मिले हुए थे, उसमें वो थोड़ा सा रूढ़िवादी था, उसमें ना तो आपके बेटियों को कोई राइट था प्रॉपर्टी वगैरह में, और बाकी जैसे विधवा का कोई विवाह वगैरह भी नहीं था। बट यहीं पे आप अगर नारद स्मृति की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा अपने टाइम से आगे थी। उसमें क्या आपका बताया हुआ है कि बेटियों को पूरा राइट होना चाहिए बेटे की तरह पापा की प्रॉपर्टी में या फिर आपके दादा की प्रॉपर्टी में। और सेकंड ये भी उन्होंने बात की थी, ये भी उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि विधवा का दोबारा से आप विवाह करोगे, उनका मतलब आप रीमैरिज कर सकते हो दोबारा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी श्रुति और स्मृति हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। डाइजेस्ट बोलते हैं, कमेंट्री डाइजेस्ट या भाष्य या टीकाएं। ये क्या है, अपनी जो स्मृति जो है, स्मृति जिनको हम स्मृति बोलते हैं, स्मृति कौन है कि जो कि लिखी हुई है। तो जो आपके कवि या फिर मेन जो ज्ञाता है अपने, उन्होंने स्मृतियों के ऊपर कुछ अपनी टिप्पणियां की हैं, कि उनको एक्सप्लेन किया है, आप बोलेंगे कि उनका इंटरप्रिटेशन किया है, कि उनको बताया है कि उसमें क्या बोला गया है। तो वो जो भाष्य है उनको हम भाष्य बोलते हैं, कमेंट्रीज बोलते हैं। कोई भी स्मृति पे अगर किसी ने वो बताया है कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी कोई भी बुक्स होती हैं, तो कोई बुक होती है तो एक लेखक की होती है बुक, तो बुक किस चीज़ के ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है, आपकी विधि की अपनी बुक है, तो वो किसी लेखक ने अगर कोई मोटी सी बुक बनाई है तो वो एक तरीके से उनके ऊपर कमेंट्रीज हैं, उनके इंटरप्रिटेशन है, जो विधि है वो क्या समझाना चाहती है वो उन्होंने अपनी भाषा में बताया है। तो ऐसे ही भाष्य जो है वो स्मृति के ऊपर टिप्पणियां हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। और टीकाएं क्या होती है, टीकाएं वही चीज होती है कि भाष्य तो एक कोई स्मृति के ऊपर है पर्टिकुलर, और टीकाएं क्या है कि जो एक से ज्यादा स्मृति की बात कर रहा है, मिक्स स्मृति की बात कर रहा है, उनको हम टीकाएं बोलेंगे। मतलब एक से ज्यादा स्मृति की बात करने वाले को हम टीकाएं बोलेंगे। तो भाष्य और टीकाएं हमारा ये हो गया। मेनली हमारे दो कमेंट्रीज फेमस हुई, 2 भाष्य आप बोल सकते हैं फेमस हुए। मिताक्षरा स्कूल का मिताक्षरा और दयाभागा, ये हमारे 2 क्या बोलते हैं भाष्य हैं जो फेमस हुए हैं। बाकी ऐसे करके बहुत सारे भाष्य थे
जो कि आपके इसमें कॉमेंट भाषा और टिकाई में मिलेंगे। ये मेन है। फिर बाद में जाके ये स्कूल्स भी अपने बन गए थे। ये इतने फेमस हुए कि बाद में 2 टाइप की ये आपकी सोच है किसी चीज़ के ऊपर, ये अपने हिंदू विधि के ऊपर, जो बाद में जाके बहुत फेमस हुई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भाषा और टिकाई में इतना ही है। फिर इसमें आप मेन प्रमुख नाम है कुछ, वो आप याद कर सकते हैं। प्रमुख कुछ नाम है, कुछ लेखकों के नाम है, प्रमुख नाम है, तो उनको आप याद कर सकते हो। चंदेश्वर, रघुनंदन, ये हमारे कुछ लेखक हैं, कुछ जो भाषा के अपने लेखक हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं अपनी स्मृतियों पे, वो कुछ ये नाम है जो कि आप याद कर सकते हो आपके एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे भाषा और टिकाएं कंप्लीट हो गया। अब हमारा हम नेक्स्ट देखेंगे अपना, जो कि है रूढ़ियां एवं प्रथाएं। ठीक है, और हमारा आता है रूढ़ियां एवं प्रथाएं। ठीक है, इसमें रूढ़ियां और प्रथाएं से जैसे आप समझते हो कि रूढ़ियां क्या होती है, कस्टम एंड कस्टम्स है। कस्टम्स क्या है, रूढ़ियां क्या है, जो कि एक तरीके से पुराने टाइम से अब तक चली आ रही है। समझते हो बात को कि आपके घर में या आपकी सोसाइटी में या फिर आपके धर्म में ऐसी कोई प्रथा है जो पुराने टाइम से चली आ रही है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे प्रथाएं या रूढ़ियाँ। जैसे कि एग्जाम्पल लो कि जैसे हमारी शादियां हैं, शादियों के अंदर फेरे लेने का ये एक प्रथा है, तो ये उसके बिना कुछ नहीं होगा। मंगलसूत्र जैसे हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपके धर्म में चली आ रही है, आपकी प्रथा में चली आ रही है, तो इसलिए इनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। लेकिन वही कुछ धर्म में ऐसा होगा कि जिनमें फेरे लेने से नहीं होती शादियाँ, कुछ और तरीके से होती हैं, तो उनकी रूढ़ियाँ उनके उसमें काम आती हैं। ठीक है, जैसे सिख लोग हैं, उनमें अपने जैसे आपके सामने आप फेरे लेते हो और उनमें आपके सामने फेरे नहीं लेते हैं, तो वो अपनी तरीके से उनकी शादी भी वैलिड होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि फेरे नहीं लिए तो शादी वैलिड नहीं होगी, नहीं, वो उनकी प्रथा है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी प्रथा है, हाँ, वो हम मानते हैं। तो ऐसे काफ़ी जगहों पे ऐसी फेमस प्रथाएं होती हैं, जैसे हमारे कास्ट में तो यही होता है, तो फिर उसको आप प्रथा के अंडर ले सकते हो। और क्या है, प्रथा जो है, रूढ़ियाँ जो है, प्रथाएं जो हैं, वो लॉ से भी ऊपर आती हैं, उसको बलवान माना गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नियम है, ऐसा कुछ रूल है जो कि आपके कास्ट में फॉलो होता है, तो उसको अगर आप कोर्ट में लेके जाएंगे तो उसको वैलिडेशन देंगे, उसको महत्व देंगे। उसको ऐसे नहीं है कि लॉ में ऐसा नहीं लिखा हो तो नहीं मानेंगे, उसको महत्व देंगे। हमारा लॉ प्रथाओं को, रूढ़ियों को महत्व देता है। तो एक तरीके से ये भी अपना एक मेन स्रोत हुआ अपने हिंदू विधि का। तो ये देख के बनाया गया है कि किस जगह पे किस चीज़ में क्या चीज़ें ज़्यादा काम आती है, कहाँ की कौन सी रूढ़ियाँ हैं, उनको आप ख़त्म नहीं करोगे अनलेस अंटिल, जब तक नहीं करोगे तब तक कि ऐसी कोई रूढ़ी या ऐसी कोई प्रथा नहीं हो जो कि गलत हो, जो किसी के साथ गलत कर रही है। जैसे आप उसको मान लो, स्त्री को वो क्या बोलते थे, जला दिया जाता था ना अपने हस्बैंड के साथ, तो वो प्रथा बाद में हटा दी गई। क्यों? क्योंकि वो स्त्रियों के लिए खराब है, वो गलत है, उसको बोलते हैं ना। तो उसका नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही मैं। तो आप मान लो, आपको समझ में आ गया ना कि ऐसी कोई प्रथाएं, ऐसी कोई रूढ़ियाँ जो कि खराब हैं, हमारे किसी न किसी ग्रुप के साथ अगर अन्याय कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उनको फिर हम
नहीं मानेंगे कि वो सही है, उसको सही करेंगे। लेकिन जो सही है, जो वैलिड है, जो लोगों ने फॉलो करते आ रहे हैं, जो ना किसी को धर्म को, ना किसी के राइट्स को, अधिकारों को हनन कर रही हैं, ऐसी रूढ़ियों को हम मानते हैं और वो आपको लो में भी मतलब वैल्यू देती है, लो से भी ऊपर उनको वैल्यू दी जाती है। ठीक है, तो ये अपनी रूढ़ियाँ और हो गई। अब एक हमारा केस है, हर प्रसाद बना सिद्ध है। ये हमारा केस है जिसमें ये बोला गया कि जो रूढ़ियाँ लंबे टाइम से चली आ रही हैं उनको आप मानोगे, उनको आप वैलिड मानोगे। जैसे किसी अगर कोई कम्युनिटी की, कोई परिवार की, कोई बड़ा परिवार है, वर्ग है उनकी, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कास्ट में, हमारी हिंदू धर्म में भी कास्ट होती हैं, उन कास्ट में अगर कोई रूढ़ी चलती आ रही है लंबे टाइम से, तो उनको भी आप वैलिडेशन दोगे, उनको भी लो के ऊपर मानोगे। उसका मतलब लो के ऊपर नहीं मानते आप, लेकिन उसका वैल्यू कम भी नहीं होता लो से, उनको आप वैल्यू दोगे। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पे इसको रूढ़ियों को बोला है। इनकी रूढ़ियों की किसी भी रूढ़ी को मानने का 3 आप मेन वो मानोगे कि उनके वो होने चाहिए, 3 टेस्ट कंडीशन होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, उनके बिना वो रूढ़ी फिर नहीं मानी जाएगी कि वैलिड है। वो हमारे क्या है? पहली बात तो जो रूढ़ी है वो प्राचीन होनी चाहिए। ठीक है, रूढ़ी प्राचीन होनी चाहिए। मतलब प्राचीन होने से आपका क्या मतलब है कि वो रूढ़ी बहुत टाइम से चली आनी चाहिए, अपने पूर्वजों से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि आपने आज कोई नई बता दिया कि हमारे तो फैमिली में ये होना चाहिए, ऐसे नहीं माना जाएगा उसको। वो देखा जाएगा कि वो कितने टाइम से चली आ रही है। वो कुछ पुश्तों से, आपके दादा परदादा उन सब ने भी वही मानी और अब आप भी वही चीज़ें मानते आ रहे हो, तो उसको आप रूढ़ी में कंसिडर कर सकते हो। दूसरा है कि वो जो रूढ़ी है वो निश्चित हो, कि पर्टिकुलर हो, ऐसे नहीं कि पता ही नहीं है कि क्या बात है। निश्चित हो, जो रूढ़ी की आप बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर हो, एक निश्चित रूढ़ी हो कि हाँ ऐसे ऐसे होता आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है, फिर भी ऐसे हाँ ऐसा कुछ होता होगा, ऐसी वाली बात आप नहीं, उसको फिर रूढ़ी नहीं कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ऐसी रूढ़ी होगी जो निश्चित हो, जो प्राचीन हो, उसको आप प्रथाओं में इंक्लूड करोगे। जो तीसरा है जो तर्क संगत हो। ठीक है, तर्क संगत मतलब क्या होगा कि जिसका कोई आप वैलिडेशन दे सकते हो, युक्ति युक्त हो, जिसका पूरा का पूरा रीजनिंग आप दे सको कि ये नहीं, ये सही है, ये गलत नहीं है, ये इस तरीके से आप किसी के साथ आर्ग्यू करना हो तो तर्क उसका दे सको, उसका पक्ष ले सको कि ये इसकी वैलिड पॉइंट है और ये आपकी सही है। ठीक है, फोर्थ हमारा है इसमें कि ये कंटिन्यूअस हो, निरंतर हो। ठीक, कि प्राचीन हो, समझ में आ गया कि वो बहुत पुराने टाइम से आपकी आ रही हो। निश्चित हो कि एक पर्टिकुलर हो, एक ये रूढ़ी है, आपको पता है कि क्या क्या आपकी रूढ़ियां हैं, क्या क्या आपकी प्रथाएं हैं कि हमारे घर में तो ऐसे ऐसे होता है, तो पर्टिकुलर हो। ठीक है, तर्क संगत हो, ऐसा नहीं हो कि उसको वैलिड नहीं है, आप कुछ भी अपनी मनमर्जी कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तर्क संगत हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका रूढ़ियां हैं वो उसकी वैलिड हो। ठीक है, युक्ति युक्त हो। तीसरा है, चौथा है कि निरंतर हो, कि वो कंटिन्यूस करते ही आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि पूर्वजों ने, एक पूर्वजन की, दूसरे ने नहीं की, तीसरे ने कर ली, फिर चौथे ने अपनी मर्जी से कर ली कि नहीं की, ऐसे वाला नहीं कि कंटिन्यूस ये काम हमारे में हो रहा है तो ये काम होता ही आ रहा है। ठीक है, वो अगर पांचवा है कि उसको एक अधिकार के रूप में मानते हैं।
अधिकार के रूप में हो, ठीक है। वो एक तरीके का अधिकार देती है। वो ऐसे मानो कि जो आपके इस टाइम के लोग हैं वो ऐसे मानते हैं कि ये हमें एक अधिकार प्राप्त करती है कि इस रूढ़ी से ऐसे ऐसे होगा और ये हमारा अधिकार है इसको करने का, ठीक है। वो एक राइट है करने का, तो फिर उसको अधिकार के रूप में आप मानोगे, ठीक है। 5th हो गया। 6th है एनएथिक नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी और के राइट्स को, जैसे हमने बात की थी कि किसी और के राइट्स को आप नहीं हटाओगे। हाँ, जो इस रूढ़ी की मैं बात कर रही थी सती होना, हाँ, तो सती होने में क्या था कि जो वुमेन्स के राइट्स थे, जो वाइफ जो बच गई, हस्बैंड जिसका मर गया और उसके साथ उसकी वाइफ को जला दिया जाता था या वो खुद अपनी मर्जी से चली जाती थी, तो उसमें क्या था कि जो वुमेन है वो तो जिंदा है तो उसके राइट्स तो अभी बाकी है ना, तो उसको आप उसके हस्बैंड के साथ जला के उसके राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वो अनैतिक ना हो, वो प्रथा जो थी वो अनैतिक थी, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आपकी जो प्रथा है वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, किसी के और के राइट्स को ख़त्म नहीं करने चाहिए। हमारा लॉ एक सीधी, हमारी विधि लॉ एक बात करता है कि आपके राइट्स वहीं तक हैं जहां दूसरे के राइट वॉयलेट ना हो, दूसरे के राइट ख़त्म ना हो। तो वैसे ही हम देखें तो आपका राइट्स वहीं तक रहेगा जब तक कि आप किसी और के राइट्स को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अनैतिक का है कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, किसी और को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी और के राइट्स आप खत्म नहीं कर रहे, इसलिए वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, तभी उसको प्रथा माना जाएगा, ठीक है। और लास्ट अपना है किसी भी संगति के असंगत ना हो। इसका क्या मतलब है कि वो किसी का कोई भी लॉ ना तोड़े, वो किसी कानून के विरुद्ध ना हो, ठीक है। तो अगर कानून के विरुद्ध नहीं होगी, ये सारी बातें अगर मान ली गई, ये सारी बातें अगर सही निकली, तो उस रूढ़ी को, उस प्रथा को आप महत्व दोगे और वो आपकी मानी जाएगी कि हाँ ये रूढ़ियों में है, ठीक है। तो हम आप शुरू से देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे कि आपकी रूढ़ी या प्रथा प्राचीन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, पर्टिकुलर होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, उसकी युक्ति युक्त होनी चाहिए, ठीक है। 4th है निरंतर होनी चाहिए, वो कंटिन्यूस फॉलो की जा रही है अभी तक, तो उसको मानेंगे। 5th है हमारा अधिकार होना चाहिए, हम उसको अधिकार के रूप में काम करते हैं, लेते हैं। तो और 6th है कि वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, किसी के राइट्स को हनन नहीं कर रही है, या फिर ऐसा कोई नहीं है कि नैतिक काम हो, मतलब नैतिक हो, अनैतिक नहीं होनी चाहिए। 7th है अपना कि किसी विधि को वो असंगत ना हो, किसी विधि के साथ वो असंगत ना हो, किसी विधि को लॉ को वो तोड़ ना गई हो, तो हम मानेंगे कि ये अपनी रूढ़ी और प्रथा तर्क संगत है और इसको आप वैलिड मान सकते हैं। ये फिर आपके लॉ के बराबर इसको वैल्यू दी जाएगी, उसको सोर्स माना जाएगा। कोई भी लॉ का या कोई भी आपका केस लेके जाओगे, उसके डिसीजन का उसको पूरी वैलिडेशन मिलेगी, ठीक है। ये हमारा ये आ गया। इसमें केस है इस केस में वैलिडेशन, इस केस में बताया गया कि हमारी प्रथा में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। रानी लक्ष्मी बनाम शिव कुमार, शिव कली।
रानी लक्ष्मी बना सिरकल। इस केस में वो सारे पॉइंट्स दिए हैं जो अभी हमने साथ पढ़े। इस केस में इन पॉइंट्स को वैलिड माना गया है कि हाँ, हमारी कोई भी रूढ़ी में या कोई भी प्रथा में आप कंसिडर करना चाहेंगे तो ये पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये हो गया। अब हम हमारा आधुनिक स्रोत देखेंगे क्या क्या होगा। ठीक है, अब हमारा आगे हम आधुनिक स्रोत देखेंगे कि हमारे आधुनिक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे। हमारे आधुनिक स्रोत में मेनली 3 टाइप के हैं। आधुनिक स्रोत को हम 3 में विभाजित करेंगे। साम्य न्याय, पूर्व निर्णय, पूर्व निर्णय, सामाजिक साम्य न्याय, स्वतंत्र विधि विधान। ये हमारे 3 आधुनिक हैं। इसको हम बोलते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्व निर्णय को प्रेसिडेंट, और ये हमारी है ये लेजिस्लेशन। ये हमारे 3 जो आधुनिक, जो इस टाइम के जो मॉडर्न स्रोत हैं वो हमारी ये 3 हैं, जिसमें पहला हमारा आता है साम्य न्याय एंड शुद्ध अंतःकरण, दूसरा हमारा आता है पूर्ण निर्णय, और तीसरा हमारा आता है विधि विधान। ठीक है, इनके नाम से ही जैसे पता चला है, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। ये जो हमारा स्रोत है, आप इसको आधुनिक भी बोलेंगे फर्स्ट वाले को, और ये एक तरीके से बहुत पुराने टाइम से भी चला आता जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ टॉपिक्स के ऊपर कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपके लॉ नहीं बना होता, जिसका लॉ अभी तक कुछ बना नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है, उसके कोई नियम्स नहीं है, तो उसमें फिर कोर्ट क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं कि वो इंतज़ार करेगा कि कोई लॉ इसके ऊपर कुछ पारित हो फिर मैं उसको आगे बताऊं या कुछ डिसीजन लूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन केसेस में क्या होता है जिनमें कोई लॉ नहीं बना होता, जिसमें कुछ दिया हुआ नहीं है हमारी विधि में कि इसका क्या हो क्या नहीं, तो उसमें जो जज है, जो आपका न्यायाधीश है, वो ये डिसाइड करता है, वो अपने खुद के दिमाग से इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस में, गुड कॉन्साइंस में वो ये ध्यान रखते हुए कि किसी का राइट वोलेट ना हो, अपनी जो नेचुरल लॉ है उनको ध्यान रखते हुए कोई ह्यूमन बीइंग का राइट वोलेट ना हो, और वो अपनी समझ से वो उसका डिसीजन दे सकता है, और उसको हम बोलते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, या फिर साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण। ठीक है, तो ये हमारा जो 4th या 5th पॉइंट आप मान लो, जो कि इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस है। इसमें आगे क्या है, इसमें गौतम जो है हमारा क्या बोलते हैं, एक लेखक है गौतम। गौतम जो हमारे लेखक हैं
उन्होंने बोला है कि जिस विषय पर कोई निधि या कुछ विधि या कुछ नियम नहीं डिसाइड हैं, नहीं बने हुए हैं, उन पे जो जज है, न्यायाधीश है, वो अपने सामान्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के बेस पे, सिद्धांतों पे कोई भी जजमेंट दे सकता है, कोई भी आदेश दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सामान्य न्याय और ये है। इसमें एक केस है जिसमें यही बात बोली गई, गुरुनाथ बनाम कमलाबाई। इसमें यही बात बोली गई जो कि हमारे गौतम जी ने दी कि जिन केसेस में कोई विधि या कोई नियम नहीं है हमारे पास, उन केसेस के ऊपर क्या होगा, उसका आदेश न्यायाधीश कैसे देगा, वो सामान्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण को ध्यान में, उसके सिद्धांत है कुछ नेचुरल लॉ के, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइज के, उनको ध्यान में रखते हुए वो अपनी समझबूझ से उनका निर्णय देगा ऐसे केसेस का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सामान्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण खत्म हुआ। अगला हमारा है 6th, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड आधुनिक वाले में आप मानो तो पूर्व निर्णय। ठीक है, पूर्व निर्णय, हमारे पूर्व निर्णय या प्रेसिडेंट आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या पूर्व निर्णय हम इसको हिंदी में बोलते हैं। पूर्व निर्णय किसके निर्णयों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो कुछ भी निर्णय दिए हैं, जो हमारी उच्चतम न्यायालय है उन्होंने दिए हैं, या उच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं, वो निर्णय है ना, वो एक तरीके से लॉ की तरह, एक तरीके से कानून और विधि की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई निर्णय है जो उच्चतम न्यायालय ने जो दिए हैं आगे, वो हमारे उससे नीचे वाली जितनी भी अपनी कोर्ट है, न्यायालय है, उन सब पे वो बाध्य होते हैं। ठीक है, उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं और वो उन पे बाध्य होते हैं। और जो हमारे उच्च न्यायालय ने जो दिया है, कोई कोर्ट का कोई केस का डिसीजन दिया है, आदेश दिया है, उसके जो लास्ट डिसीजन आ गया है, वो सारे बाध्य होंगे जो उससे नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, उन सब पे इसके उच्च न्यायालय के केसेस बाध्य होंगे और उच्चतम न्यायालय के इसमें बाध्य होंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूर्ण निर्णय खत्म हुआ। और लास्ट हमारा है विधि विधान। तो वो कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे अपने लॉज जो बने हुए हैं, विधि विधान में मेनली तीसरा आता है कि लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं कि ऐसे जो कुछ कानून जो अपने बने हुए हैं और उनका उनमें जो लिखा हुआ है वो हमारे आधुनिक आज के टाइम पे काम आता है इस विधियों को देख के। तो आपका मेन तो अपना आप देखोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट, एग्जाम्पल लो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये भी हमारा एक लेजिस्लेशन है, ये भी हमारा एक विधि विधान है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे आज के टाइम पे कोई भी केस आएगा उसके हिसाब से जज होगा। ऐसे ही हमारे और भी आप केसेस दे सकते हो, जैसे और भी आप नए एक्ट्स देख सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपना आता है जो कंज्यूमर्स के राइट्स को ध्यान रखता है। ठीक है, तो ये एक्ट आ गया। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो कि हमारे लास्ट के विधि विधान में आते हैं। तो ये हमने आज क्या पढ़ा कि प्राचीन स्रोत कौन से हैं हमारे हिंदू विधि के, वो पढ़ लिए, और लेटेस्ट आधुनिक स्रोत भी, मॉडर्न स्रोत भी आपने आज कंप्लीट कर लिए। तो हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।